हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से अपने आईटी जेईई बोर्ड नीट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं जो लेक्चर इस अपने चैनल पे डालता जा रहा हूँ वो आप अच्छे से देख रहे होंगे। तो प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सावन राज भारती आपका आपके चैनल रेडी टू रेज में स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में मैंने सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर कवर किया था, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सर्च करें, रेडी टू रेज चैनल पर जाएं और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर को वीडियो को देखें। और आज हम स्टार्ट करेंगे SN2। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया, कैसे न्यूक्लियोफाइल होता है, क्या है वो, कैसे सब्स्टिट्यूट करता है। फिर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर क्या होता है। और आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर क्या होता है। तो चलिए इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर। पिछले क्लास में मैंने बात की थी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर की। इस लेक्चर में मैं बाईमॉलिक्यूलर के बारे में बात करूंगा कि ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, इसको हम जनरली SN2 से डिनोट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया वो SN1 था, ये SN2 है। देखिए डिफरेंस बस 1 और 2 का है, लेकिन इस डिफरेंस के कारण बहुत सारे डिफरेंस आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पे बताया था कि वहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ पर आप एक नई चीज़ सीखेंगे कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, कैसे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कोई भी एटम अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है और वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कैसे कन्वर्ट करता है, इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि SN2 ये 2 नाम क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए डिफरेंस किसका है, 1 और 2 का। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होता है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर कहलाया। तो जनरली जैसे हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेता हूँ, फॉर एग्जांपल CH3F। जब इसको हम कोई पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट से ट्रीट करते हैं, मैं फिर से बताना चाहूँगा पोलर एप्रोटिक। SN1 में मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया था, मैं यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करूँगा। मैं बताऊँगा कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता क्या है, कौन कौन सा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है और हम इसका यूज क्यों करते हैं। तो अगर हम कोई भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, पोलर एप्रोटिक, जैसे अगर आप चाहें तो एसीटोन ले सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OCH3। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट में डिफरेंस नहीं आएगी, लेकिन इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिफरेंस आएगी। क्या कि जब X माइनस यहाँ से निकलेगा तो OH माइनस के अपोजिट से अटैक करेगा। मैंने आपको बताया कि इसको इन्वर्जन कहते हैं, इसमें सिर्फ इन्वर्जन होता है। और SN1 में रेसमिक मिक्सचर होता है जिसमें रिटेंशन इन्वर्जन भी होता है। मैं आपको इसलिए डिफरेंस करके बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि SN1 क्या है, SN2 क्या है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको SN2 के साथ साथ SN1 को भी डिस्कस करते जाऊँ ताकि आपको उसका डिफरेंस पता चले। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा OHCH3। अब देखिए मैं आपको तो ये बता दिया कि SN2 होता क्या, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि SN2 की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। इस मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए, इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें कौन फोर्स किया, कोई ऐसा चीज़ होगा जो मुझे फोर्स किया कि नहीं ये SN2 भी रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है कोई भी रिएक्शन। तो देखिए जनरली क्या होता है, जब हम SN1 की बात करते हैं उसमें कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोकैटायन अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो जनरली क्या होता है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से हम जब कोई भी
एल्कोहल ग्रुप बनाते हैं, कोई भी एल्कोहल ग्रुप बनाते हैं, या हो सकता है कि ये अपोजिट भी रिएक्शन हो जाए, हो सकता है कि OH माइनस निकल जाए और X माइनस इंटर करे। देखिए मैं आपको जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि X माइनस निकले OH माइनस इंटर करे, हो सकता है OH माइनस पहले से यहाँ हो X माइनस जाए OH माइनस बाहर निकले, ऐसा भी हो सकता है। ये क्या होता है, मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे हेलो एल्केन्स ही लिया हूँ, क्योंकि देखिए ये हेलो एल्केन्स है और मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ कि ये SN2 भी शो करते हैं और SN1 भी शो करते हैं। SN2 इसलिए क्योंकि देखिए 1 डिग्री एल्काइल हाइड्राइड जब यहाँ पे हम लेंगे तो जो कार्बोकैटायन बनना चाहिए था SN1 में वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन होता, और मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबल होता है, या इसको आप अनस्टेबल की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। तो जब ये अनस्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है तो प्रोडक्ट तो रिएक्शन तो आगे बढ़ेगा नहीं, अकॉर्डिंग टू ली चैटल प्रिंसिपल रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए हम जनरली जब ऑब्जर्व करते हैं देखा जाता है कि जो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है वो जनरली SN2 रिएक्शन शो करते हैं, इसलिए इसके मैकेनिज्म को पढ़ने की हमें ज़रूरत पड़ी। आइए इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करते हैं, इसके हिस्टोकेमिस्ट्री की बात करें, कुछ एग्जांपल्स करते हैं IIT JEE मेंस एडवांस में आए हुए, इसके डिटेल्ड स्ट्रक्चर बताऊंगा कि OH माइनस कैसे अट्रैक्ट होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता क्या है मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर हम SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें तो वो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, मतलब एक ही स्टेप में वो सारा प्रोडक्ट बना लेता है। देखिए अगर हम स्टेप 1 स्टेप 2 करने की यहाँ बात नहीं, यहाँ एक ही स्टेप होता है जनरली। देखिए अगर हम स्टेप 1 को अगर आप कंसिडर करते हैं तो जनरली क्या होता है, देखिए अगर वहाँ पे मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूँ CH3 1 डिग्री एल्काइल हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन CH3OH एज ए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो जनरली जो कार्बन होता है उसके एक हाइड्रोजन वेज में, एक हाइड्रोजन डैश में। देखिए ये कोई घबराने वाली बात नहीं कि वेज क्या होता है। देखिए वेज क्या हुआ, जैसे ये एक कार्बन का प्लेन, फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लेन ऑफ कार्बन, एक हाइड्रोजन अगर ऐसे लगा हुआ रहेगा तो वो वेज का लाएगा, और एक हाइड्रोजन इधर लगा हुआ रहेगा पीछे तो वो डैश का लाएगा, वेज डैश। तो हम वेज को जनरली इससे डिनोट करते हैं और डैश को जनरली डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। CH3 एक हाइड्रोजन ऐसे होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। जब ये फर्दर डिसोसिएट करता है, आगे बढ़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करता है। ट्रांजिशन स्टेट कैसे, जैसे देखिए मैं आपको चीज बताना चाहूँगा कि ये जो X है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मीन्स क्या कि वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है, मतलब वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे खींचता जाएगा। ये क्या करेगा, धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन को वो खींच रहा है तो इसमें धीरे धीरे डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है इसमें धीरे धीरे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए यहाँ से इस एसीटोन से OH माइनस रिलीज होता है, इस एसीटोन से OH माइनस रिलीज होता है। तो देखिए क्या होता है, एक चीज़ आप दिमाग याद रखिएगा, ये कार्बोकैटायन नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि ये कार्बोकैटायन है, दिस इज नॉट कार्बोकैटायन, क्योंकि अभी X इससे अटैच है। अब देखिए जनरली क्या होता है, धीरे धीरे ये C और X का बॉन्ड, धीरे धीरे C और X का बॉन्ड टूटते जाता है, धीरे धीरे ये बॉन्ड कमजोर होते जाता है और धीरे धीरे OH माइनस का बॉन्ड बनते जाता है। तो मैंने आपको बताया ये प्रोडक्ट इन्वर्जन होता है, इसलिए देखिए X माइनस इधर से निकल रहा है, OH माइनस इधर से इंटर कर रहा है।
देखिए क्या होता है इसमें जनरली ऐसे, देखिए SN1 को जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि यहाँ से X माइनस कम्प्लीटली बाहर निकल जाता है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तब OH माइनस अटैक करता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होता है, धीरे धीरे C और X का बॉन्ड टूटते जाता है, स्लोली डिसोसिएट बॉन्ड ब्रेक होता है, और जैसे जैसे धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक होता है उसी प्रोसेस में धीरे धीरे OH और C का बॉन्ड बनते जाता है। तो इस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ऐसा नहीं है कि ये इसको बनने में टाइम लगता है या फिर फर्दर ये डिसोसिएट होने में इसको टाइम लगता है। ये मुश्किल से अगर आप कंपेरिजन करें 10⁻⁻5 टू 10⁻⁻6 सेकेंड में ये कंप्लीट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बन के रह जाता है, ट्रांजिशन स्टेट बन के रह जाता है। ये इतना देर में फर्दर डिसोसिएट करके क्या होता है, ये फर्दर डिसोसिएट करके CH OH प्लस X माइनस। यहाँ देखिए एक OH माइनस अंदर आया धीरे 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 धीरे, आई इस X माइनस धीरे बाहर निकला, न्यूक्लियोफिल का सब्सटीट्यूशन हुआ, एक अंदर गया एक बाहर गया। और क्या हुआ यहाँ पे बाई मॉलिक्यूलर कैसे, यहाँ देखिए आप, देखिए अगर आप इसके रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे, अगर आप इसकी रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड भी इन्वॉल्व है ट्रांजिशन स्टेट में, एल्काइल हैलाइड भी इन्वॉल्व है और न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है। मतलब कितना मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, 2 मॉलिक्यूल्स, एक एल्काइल हैलाइड एक न्यूक्लियोफाइल, तो ये हो गया बाई मॉलिक्यूलर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दें कि ये बाई मॉलिक्यूलर कहलाया क्यों, ये 2 क्यों आया। देखिए जब यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में कि एल्काइल हैलाइड भी इन्वॉल्व है और न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है, एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल, तो एक मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड का अगर हम देखें और एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल का, तो 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ, तो इसलिए कहलाइए बाई मॉलिक्यूलर। अब यहाँ पे मैं आपके अगर स्टोरी केमिस्ट्री की बात करूँ, मैं आगे इसके और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बताऊँगा। अगर मैं यहाँ जनरलाइज इसको स्टडी करूँ कि X माइनस जिस साइड से निकलेगा उस साइड से OH माइनस अटैक नहीं कर रहा है, OH माइनस अटैक कर रहा है अपोजिट साइड से। X माइनस इधर से निकला, OH माइनस इधर से अटैक किया, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो जनरली इन्वर्जन होता है। जनरली क्या, हमेशा इन्वर्जन होता है, प्रोडक्ट हमेशा इन्वर्जन होता है। आपने केमिस्ट्री में पहली बार इसको देखा होगा ट्रांजिशन स्टेट। आगे मैं इसके और इसको बताऊंगा कि ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को कैसे चेक करते हैं। आइए देखते हैं। अटैक फ्रॉम बैक साइड, अटैक फ्रॉम बैक साइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें हम, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें। सबसे पहला पॉइंट, किसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। देखिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा हुआ, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन। ट्रांजिशन स्टेट जो फॉर्म किया करके, जो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज मैं और यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, CH X, तो ये जो फर्दर डेसिडेट कि ये बॉन्ड कंप्लीटली टूट गया और OH और C का बॉन्ड कंप्लीटली बन गया, तो ये इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, मतलब सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है। ट्रांजिशन स्टेट तो बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट के बाद इस बॉन्ड को टूटने में, इस बॉन्ड को कंप्लीटली बनने में जो टाइम लगता है वो सबसे, उस रिएक्शन का सबसे कम टाइम होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितना मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होता है वही उसका मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। जैसे याद देखिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो ये जनरली क्या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसका 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुआ, इसे जनरली इसको हम बाई मॉलिक्यूलर कहते हैं। अगर हम इसके रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एल्काइल हैलाइड इनटू न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन।
वहाँ पर क्या था वहाँ पर रेट सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता था, एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता था। और यहाँ पर रेट एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, के पावर 1 के पावर 1। तो जनरली जब हम इस पावर को जोड़ते हैं तो यही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो इसका तो ये फॉलो करेगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़े तो आप इसको जनरली लिख लें। मैं जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है। सबसे पहला पॉइंट हुआ कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए, तो इसलिए ये बाइमोलिकुलर कहलाया। और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सम कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। नोट कर लें इसको। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम बात करते हैं, जो हमें SN1 और SN2 के रिएक्शन को डिफर करने में मदद करता है, वो होता है कि यहाँ पर नॉट फॉर्म कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पर SN1 में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता था, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे मैं डिस्कस करूंगा SN1 रिएक्शन, मैं कंपेरिजन के साथ बात करता हूँ। CH3 CH3 CH3X। तो जब इस पे SN1 रिएक्शन में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था तो X माइनस कंप्लीटली बाहर निकल जाता था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता था तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता था, तब OH माइनस अटैक करता था। फिर से कि जब SN1 रिएक्शन होता था तो X माइनस कंप्लीटली पहले बाहर निकल जाता था, इसलिए कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता था इसमें, तब OH माइनस इस पर अटैक करता था। लेकिन SN2 में क्या होता है, अगर हम 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मैं 3 डिग्री वहाँ पे 1 डिग्री क्यों ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, ये जो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि X माइनस को निकलने ही नहीं देता है, X माइनस को निकलने ही नहीं देता, तब तक वो पीछे जाके अटैक कर देता है। ये जनरली डिफरेंस है SN1 SN2 में। SN1 में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। इसको आप नोट कर लें। तो आपके मन में एक सवाल उठता होगा, जब मैं डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। ट्रांजिशन स्टेट का डायग्राम है ये। तो आपके मन में एक क्वेश्चन होता होगा कि कार्बन का जो वैलेंसी 4 होती है तो वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, यहाँ तो 5 बॉन्ड आ रहा है। कार्बन की वैलेंसी 4 तो वो 4 ही बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, यहाँ तो जनरली पार्शियल बॉन्ड है लेकिन 5 बॉन्ड तो बन रहा है। ये कैसे हुआ? देखिए जनरली क्या होता है, जो OH माइनस होता है, जब तक X माइनस कंप्लीटली बाहर नहीं निकल जाता है, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, जब तक X माइनस कंप्लीटली बाहर नहीं निकल जाता है तब तक OH माइनस अपना लोन पेयर, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर का ही डोनेशन हो रहा है, तब तक जब तक X माइनस कंप्लीटली बाहर नहीं निकल जाता है तब तक OH माइनस अपना लोन पेयर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डोनेट करता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। जब ये कंप्लीटली बाहर निकल जाता है, मतलब X माइनस ये बॉन्ड कंप्लीटली डिसोसिएट होके X माइनस कंप्लीटली बाहर निकल जाता है, तो यही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में बदल जाता है। देखिए अभी जब तक X माइनस नहीं निकला तब तक ये OH माइनस इसके साथ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ लोन पेयर का डोनेशन कर रहा है, तो ये बॉन्ड काउंट नहीं होता है इसके वैलेंसी के रूप में।
तो यहाँ जनरली अभी 1 2 3 4 बॉन्ड बन रहा है, ये तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के रूप में अपना लोन पे डोनेट कर रहा है। जब X माइनस कम्प्लीटली बाहर निकल गया, जब X माइनस कम्प्लीटली बाहर निकल गया तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बॉन्डिंग ऑर्बिटल में बदल गया, तब वो बॉन्ड के रूप में काउंट होता है। X माइनस बाहर निकल गया तो 1 2 3 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कंप्लीट। मैं फिर से बताता हूँ कि जब तक X माइनस बाहर नहीं निकल जाता है तब तक OH माइनस अपना लोन पेयर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में देता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। जब X माइनस कंप्लीटली बाहर निकल जाता है तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बॉन्डिंग ऑर्बिटल में बदल जाता है और उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे कि सॉल्वेंट जो हम लेते हैं, जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो होता है पोलर एप्रोटिक। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हम क्यों यूज करते हैं? जनरली देखिए CH ट्रांजिशन स्टेट का डायग्राम है ये। जनरली देखिए प्रोटिक सॉल्वेंट हम क्यों यूज करते थे, मैंने आपको बताया SN1 रिएक्शन में भी कि प्रोटिक सॉल्वेंट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि X माइनस जो निकले तो वो फिर कार्बोकैटायन पे अटैक नहीं कर दे। तो प्रोटिक सॉल्वेंट इसको चारों बगल घेरे रखता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब तक X माइनस बाहर निकला तब तक OH इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, तब तो फिर X माइनस अटैक नहीं कर सकता। फिर से जब तक X माइनस बाहर निकलता है तब तक OH कार्बन का बॉन्ड बन जाता है, फिर तो X माइनस अटैक नहीं कर सकेगा, तो हमें प्रोटिक सॉल्वेंट लेने की कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए हम सॉल्वेंट जो यूज करते हैं वो होता है पोलर एप्रोटिक। कुछ हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की भी बात करते हैं, फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम एसीटोन कहते हैं, एसीटोन। और है CH3 S CH3 डबल बॉन्ड O, ये है डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। इसको जनरली हम DMSO से भी डिनोट करते हैं। आपको कहीं पे दिया हुआ रहेगा कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, DMSO लिखा हुआ है, KOH दिया हुआ है ताकि आपको OH में आयन मिल सके, तो आपको ये पता लगाना कि SN2 रिएक्शन ही होगा। ये DMSO डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड एसीटोन। और कुछ है मैं आपको दिखाना चाहूँगा उसको भी, CH3 N CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, इसको कहते हैं हम डाई मिथाइल फॉर्माइड, डाई मिथाइल फॉर्माइड DMF। और यूज करते हैं फॉर एग्जांपल ROR, यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप लगता है, यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम जनरली ईथर कहते हैं। जनरली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में हम जनरली इन चारों का यूज करते हैं, एसीटोन, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाइमिथाइल फॉर्माइड, DMF, ईथर। आप इसको नोट कर लें। तो हम बात करते हैं कि इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन में आपको और एक अच्छा कंसेप्ट आज बताने वाला हूँ, RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। शायद आपने नहीं पढ़ा या पढ़ा भी होगा तो देखें, RS कॉन्फ़िगरेशन का आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर में बताऊंगा क्या कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। जनरली जो प्रोडक्ट होता है वो इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन कैसे कि जो CH जो X माइनस यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, तो OH माइनस क्या करता है, इससे अपोजिट्स के साथ इसके अपोजिट साइड से अटैक करता है, अटैक फ्रॉम बैक साइड। तो जब मैंने आपको बताया था कि X माइनस इधर से निकली, अगर OH माइनस उधर से अटैक करेगा तो वो रिटेंशन कहलाएगा, और X माइनस जिधर से निकले उसके अपोजिट से OH माइनस अटैक करता है तो वो इन्वर्जन कहलाता है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन होता है। जनरली जैसे फॉर एग्जांपल CH3X KOH इन द प्रेजेंस ऑफ DMSO डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, जो प्रोडक्ट आपको बनाना है वो OH CH3 प्लस X माइनस, या आप इसको KX भी लिख सकते हैं। देखिए जनरली हम इन्वर्जन इरिटेशन की बात कायरल कार्बन में करते हैं, मतलब कार्बन की जो चारों वैलेंसी है वो डिफरेंट एटम में डिफरेंट मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई है। यहाँ पे देखिए 3 मॉलिक्यूल्स 3 एटम सेम है, इसलिए ये कायरल कार्बन नहीं।
अब हमको बात करते हैं RS कन्फिग्रेशन क्या होता है। जनरली देखिए, अगर आपको कुछ बड़ा कंपाउंड दिया रहेगा तो आपको सोचने में दिक्कत होगा कि ये रिटेंशन है कि इन्वर्जन है, रिटेंशन है कि इन्वर्जन है। तो मैं आपको RS कन्फिग्रेशन की बात करता हूँ। इसी में मैं बात करूँगा RS कन्फिग्रेशन की। जैसे आप कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कोई भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तीनों का मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट ट्राइटेरियम का, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद हाइड्रोजन। तो ये देखिए क्या है, जब ये प्रोडक्ट बनेगा, जब SN2 होगा तो आपको पता है ये OH माइनस इधर से अटैक करेगा तो D उधर चला जाएगा। जनरली देखिए हम RS कन्फ्यूज कैसे करते हैं। अगर R है, अगर प्रोडक्ट इन्वर्जन हो रहा है तो वो S बनेगा। फिर से कि अगर कोई भी कन्फिग्रेशन R है, अगर आपको इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाना है तो आप उसको S बनाइए। अगर आपको चेक करना है कि ये दोनों अपने एक दूसरे का इन्वर्जन है कि नहीं, तो आपको ये देखना है कि एक R होगा या एक S होगा, या ये R होगा या ये S होगा, मतलब अपोजिट होगा। अगर ये भी R है, ये भी R है, मतलब प्रोडक्ट रिटेंशन को फॉलो कर रहा है। अगर ये भी S है, ये भी S है, तो प्रोडक्ट रिटेंशन को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले RS कन्फिग्रेशन को नेमिंग करने के लिए आपको सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए क्या करना, सिंपल स्टेप है कि सबसे पहले आप इसको अरेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका? क्लोरीन का, जिसको आप 1 नंबर दे दीजिए। उसके बाद ट्राइटेरियम का 2, ड्यूटेरियम का 3। आपको ये याद रखना है कि जो सबसे कम प्रायोरिटी वाला जो एटम होगा, सबसे कम प्रायोरिटी वाला एटम कौन है? हाइड्रोजन। वो वर्टिकल बॉन्ड में आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड में नहीं, वर्टिकल बॉन्ड में आना चाहिए। अगर वो वर्टिकल बॉन्ड में नहीं होके हॉरिजॉन्टल बॉन्ड में है, तो अगर आपका आंसर R आ रहा है तब उसको S कर दीजिए, या S आ रहा है तो R कर दीजिए। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि जब आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर, मतलब यहाँ पे 1 2 3 जनरली 4, अब तो ये होगा, तो आपको ये देखना है कि 4 वाला जो सबसे लास्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाला वो वर्टिकल बॉन्ड में, ये हॉरिजॉन्टल हुआ, ये वर्टिकल बॉन्ड में आ रहा है कि नहीं। अगर वर्टिकल बॉन्ड में नहीं आके H इधर रहता, तो आपको क्या करना है, अगर ये प्रोडक्ट R हो रहा है तो ये R नहीं होकर ये S हो जाएगा। अगर S आ रहा है तो ये S नहीं होकर R हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या, आप इसको क्या कीजिए 1 2 3 से लेकर एक साइक्लिक ऑर्डर बनाइए। ये क्या है? क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो ये R है। आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो R, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो S। 1 2 3 ऐसे आप साइक्लिक ऑर्डर बनाइए। अब देखिए क्लॉकवाइज है तो R, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो S। अब देखिए प्रोडक्ट तो इन्वर्जन हो रहा है। अब मैंने आपको बताया कि जो R है, अगर प्रोडक्ट इन्वर्जन होगा तो ये S होगा ही। आइए देखते हैं ये S कैसे है। ये कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है। बहुत स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो हाइड्रोजन को एक साथ समझते हैं। ये कार्बन जो ये ऑक्सीजन से अटैच है, ये ऐसे अटैच है, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच है। देखिए सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास किसका? ऑक्सीजन का, यहाँ पे 1 दे दी। उसके बाद ट्राइटेरियम का, उसके बाद यहाँ ही मैंने देखा कि सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वर्टिकल बॉन्ड है। तो आप इसको 1 2 3 जब नेमिंग किया, यहाँ देखिए आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिला, एंटी क्लॉकवाइज S। आपने ये देख लिया कि जब ये रिएक्टेंट R था, अगर इन्वर्जन हो तो S हो सकता है। अगर ऐसा भी हो कि जो रिएक्टेंट है वो S हो, अगर इन्वर्जन हुआ तो प्रोडक्ट R बन जाएगा। अगर यहाँ पे R है, R ही बन रहा है तो मतलब ये रिटेंशन हो रहा है। आई बात समझ में? फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अगर R है और R ही बन गया तो रिटेंशन, R है तो S बन गया तो इन्वर्जन, S है तो S बन गया तो रिटेंशन, S है तो R बन गया तो इन्वर्जन। मतलब सेम हुआ तो रिटेंशन, अगर अपोजिट अलग अलग हो गया तो इन्वर्जन। नोट कर लें इसको। टीचर देखिए क्या होता है, आपको यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे 2 चीज़ हो रहा है। एक CX का बॉन्ड टूट रहा है, एक COH का बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक CX का बॉन्ड टूट रहा है और COH का बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं
कि CX के बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी हमें देना पड़ता है, फिर से CX के बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी हमें देना पड़ता है उससे ज़्यादा COH के बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज हो जाता है। मतलब समझ लीजिए अगर हम यहाँ पे 1.5 जूल एनर्जी दे रहे हैं इसको तोड़ने में, तो ये जनरली इससे ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 2, ये कोई स्पेसिफाइड डाटा नहीं है लेकिन मैं एग्जांपल के रूप में देना चाहूँगा कि 1.5 जूल इसको तोड़ने में दिया गया एनर्जी और 2 जूल इसके बनने में रिलीज हो गया। तो फाइनली क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, डेल्टा H लेस देन 0 होता है, मतलब जो ये रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या, एनर्जी रिलीज हो रहा है। और जनरली जब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे तो आप लोग जानते होंगे कि ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वो जनरली लो टेम्परेचर को फेवर करता है। लो टेम्परेचर SN2 भी और SN1 में भी यही सेम कंडीशन होता है, वो भी लो टेम्परेचर को फॉलो करता है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फॉलो करता है। टेम्परेचर की बात करें तो हमें यह पता चला कि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन दोनों लो टेम्परेचर को फेवर करते हैं, दोनों का रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। आप इसको नोट कर लें। फैक्टर which affect the rate of SN2। फैक्टर मतलब कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रेट ऑफ SN2 को अफेक्ट करता है। रेट ऑफ SN2 को कौन ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, अभी उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। ऑफ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड मतलब जो हम एल्काइल हैलाइड लिए हैं उसके नेचर पर डिपेंड करता है। देखिए जनरली क्या होता है कि अगर हम 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लें, फॉर एग्जांपल CH3 होल थ्राइस CX, और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड लें, फॉर एग्जांपल CH3 होल ट्वाइस CH प्लस X, और 1 डिग्री में CH3। ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो जनरली जब इसका हम ट्रेंड देखते हैं तो SN2 रिएक्शन सबसे ज़्यादा 1 डिग्री में होता है, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद 3 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। आइए हम स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जांपल जब इसका हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये जनरली ऐसा होता है, CH3 CH3X CH3H, ये हो गया CH3X। चलिए जब यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे जनरली क्या होना है, X माइनस धीरे धीरे अपना बॉन्ड तोड़ेगा, OH माइनस धीरे धीरे इस कार्बन पर अपना बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप बोलचाल की भाषा में स्टेरिक हिंड्रेंस को बात करें तो वो होता है भीड़। यहाँ पे देखिए इस कार्बन में बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, CH3 बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे OH माइनस उतना अच्छा से अटैक नहीं कर सकता जितना अच्छा यहाँ पे अटैक कर सकता है। यहाँ पे क्या है, 3 साइड हाइड्रोजन है और वो आसानी से यहाँ पे आके अटैक कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बल्कि ग्रुप तीनों साइड लगा हुआ है। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण यहाँ पे उतना अच्छा SN2 रिएक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए सबसे ज़्यादा SN2 रिएक्शन 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो हम यहाँ देखते हैं कि रेट ऑफ SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे रेट कम हो। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो रेट कम है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो रेट ज़्यादा है। अब इसको नोट कर लें। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट की। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन है, हमने देखा कि फर्स्ट रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है,
ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन उतना फास्ट होता है। हमने SN1 में भी देखा, जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होता है उतना अच्छा SN1 रिएक्शन होता है। उसी तरह सेम, जितना ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा उतना अच्छा रेट ऑफ SN2 का। तो हम कैसे चेक करेंगे ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एक X ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है, इसका धीरे धीरे बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है। इसका धीरे धीरे बॉन्ड का डिसोसिएशन, इसके धीरे धीरे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे धीरे धीरे X बाहर निकलते जाता है, CX का बॉन्ड धीरे धीरे वीक होता जाता है, ये बॉन्ड टूटता जाता है, X माइनस बाहर निकलता है और धीरे धीरे न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस पर थोड़ा सा डेल नेगेटिव चार्ज आता है, मैंने आपको बताया था। इस पर थोड़ा सा डेल पॉजिटिव और इस पर थोड़ा सा डेल नेगेटिव। तो डेल नेगेटिव इस पर देखिए, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तभी तो ये डेल पॉजिटिव चार्ज को देख कर अट्रैक्ट किया। देखिए न्यूक्लियोफाइल पे पहले नेगेटिव चार्ज होता है, ये देखा यहाँ पे कि X जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम धीरे धीरे इससे इलेक्ट्रॉन खींच के इस पर डेल नेगेटिव आया, इस पर डेल पॉजिटिव आएगा। ये क्या करता है, इससे जाके अटैक कर देता है, धीरे धीरे इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और डेल नेगेटिव चार्ज बचता है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप को हम यहाँ पे G से डिनोट करते हैं, कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले। मैंने आपको बताया था कि किसी कंपाउंड में जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसी कंपाउंड में जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो कंपाउंड अपने स्टेबिलिटी को बढ़ा लेता है। यहाँ पे अगर हम कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जो इसके चार्ज को अपनी ओर खींच सके, अपने चार्ज को खींच सके, तो ये क्या होगा, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा लेगा। जैसे ही अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा वैसे ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला, वैसा ग्रुप जो ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले, तो वैसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींच ले, जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को खींच सके उतना ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा और उतना ज़्यादा रेट ऑफ SN2 होगा। नोट कर लें आप इसको। जनरली हमने देखा कि जो रेट ऑफ SN2 है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस की, और जो रेट ऑफ SN2 है, सेकेंड पॉइंट हमने देखा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट की। तो देखिए ये दोनों पॉइंट है, रेट ऑफ SN2 को डिनोट मतलब रिकॉग्नाइज करने के लिए दोनों पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन की बात होती है। जब हम दो रिएक्शन को कंपेरिजन करेंगे तो अगर पता करेंगे SN2 कौन ज़्यादा होता है तो हमको स्टेरिक हिंड्रेंस भी देखना होता है, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी देखना होता है जनरली। तो इन दोनों में समझा था जो डोमिनेट करता है, ये डोमिनेट करता है कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है तो रेट ऑफ SN2 कम होना चाहिए, लेकिन अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने के बावजूद भी अगर ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो रेट ऑफ SN2 बहुत ज़्यादा होगा। फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि ये दोनों में से जो स्टेप जो डोमिनेट करता है वो सबसे जो सबसे इफेक्टिव होता है वो होता है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अगर कोई एग्जांपल्स आपको मिल जाए जिसमें आपको स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा दिखे तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा तो रेट ऑफ SN2 कम होगा इस इक्वेशन से। और इससे आपको देख रहे हैं, आप उसी कंपाउंड आप देख रहे हैं कि ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, यहाँ पे रेट ऑफ SN2 ज़्यादा होना चाहिए, तो फाइनली ये जीतता है, के कारण रेट ऑफ SN2 बहुत ज़्यादा होता है, उस रिएक्शन में रेट ऑफ SN2 ज़्यादा होता है। आप इसको नोट कर लें।
इसको सॉल्व करें आपको बताना है कि आपको अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ SN2, मतलब सबसे ज़्यादा SN2 कौन शो करे आप उसको अरेंज करना है। वीडियो को पॉज करें, इसको सॉल्व करें खुद से। हो गया? हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम जनरली देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे, सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद। तो जो रेट होगा वो होगा D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। ये होगा स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग पे जब हम रेट डिफाइन करें, सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस का यहाँ पे, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ। क्योंकि देखिए ग्रुप तो सेम लगा हुआ है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, CH3, CH3। तो यहाँ पे हम जनरली जब सेम ग्रुप अगर आपको कहीं पे दिखे तो आप वहाँ कंपेरिजन नहीं कर सकते कौन सा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो आप जनरली स्टेरिक हिंड्रेंस को बेसिस मानकर आप रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ SN2 को डिफाइन कर सकते हैं। जहाँ पे आपको ग्रुप डिफर करे, जहाँ पे आपको ग्रुप अलग अलग दिखे, आप तब वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। ये सही ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा ये होगा SN2 रिएक्शन, उसके बाद ये होगा, क्योंकि यह सबसे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा कम है। 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे कम है, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इसका होगा। और ये 2014 का मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2014 का मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो रेट ऑफ SN2 जो अफेक्ट करता है वो उस पर डिपेंड करता है, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पर भी डिपेंड करता है, लिविंग ग्रुप के टेंडेंसी पर भी डिपेंड करता है। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा SN2 होगा। देखिए यहाँ पे हम जनरल लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी के लिए हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड वीक न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड वीक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल एंड वीक न्यूक्लियोफाइल। देखिए क्या होता है जब आप SN1 की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि SN1 में क्या होता है, कंप्लीटली हैलोजन ग्रुप बाहर निकल जाता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ही OH- या कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है तो ही अटैक करता है। जनरली जो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो SN1 रिएक्शन शो करते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होता है, वो जो हैलोजन ग्रुप है X उसको बाहर निकलने का उसका इंतजार ही नहीं कर सकता। जब तक OH- बाहर निकलता है तब तक ये अपने लोन पेयर को एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है। मतलब वो X- के निकलने का इंतजार नहीं करता, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो X- के रहते हुए भी अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के द्वारा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। इसलिए जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वो SN2 रिएक्शन शो करते हैं। ये होता है आपका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी को डिनोट करता है कि वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अगर आप इसका ट्रेंड देखें कि कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH- Ca- O- फिनाइल ग्रुप, SH- S- फिनाइल ग्रुप, I- CH2- NH3 लोन पेयर, R NH2। ये जनरली जो है ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जहाँ आपको ये दिखे तो वो SN2 रिएक्शन शो करेगा। और वीक न्यूक्लियोफाइल H2O CH3O C2H5 ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये SN1 रिएक्शन शो करता है। आप इसको नोट कर लें। सॉल्वेंट पर सॉल्वेंट मैंने आपको बताया कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का हम यूज करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का। तो मैंने आपको दिखाया कि CH3C डबल बॉन्ड CH3 एसीटोन, CH3S CH3 डबल बॉन्ड O डाइमिथाइल सल्फोक्साइड ईथर, डाइमिथाइल फॉर्माइड। ये जनरली सॉल्वेंट, ये जो सॉल्वेंट है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ये जनरली क्या करेंगे, रेट ऑफ SN2 उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का भी कंसंट्रेशन डिपेंड करता है। मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन से मैंने आपको लिखाया था, रेट ऑफ रिएक्शन में मैंने आपको दिखाया था कि के न्यूक्लियोफाइल के भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है और एल्काइल हैलाइड के भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल का उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ SN2 होगा। आप इसको नोट कर लें। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो आप उसको वीडियो पॉज करें, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद मैं बताऊँगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा।
तो जो क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ ये आपके बोर्ड स्क्रीन पर, ये इसको आप पहले सॉल्व करें, वीडियो पॉज करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 1 2 3 4 5। आइए देखते हैं। जब यहाँ देखते हैं कि KOH, मतलब यहाँ से OH माइनस निकलेगा, K प्लस OH माइनस, और डाईमिथाइल सल्फोक्साइड लगा हुआ है, इसका मतलब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये और 1 डिग्री एल्काइल ये कम्प्लीटली SN2 रिएक्शन शो करेगा। जब इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो होगा CH3OH। यहाँ पे कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो जनरली आप OH इधर लिखिए उधर लिखिए, बात बराबर है। और जो फाइनल प्रोडक्ट वो होगा KBr। यहाँ पे देखिए एक कंपाउंड है जिसमें वेज में क्लोरीन है, वेज में क्लोरीन लगा हुआ है। आपको SN2 का प्रोडक्ट भी बताना और SN1 का प्रोडक्ट बताना। देखिए SN2 का प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे आपने पढ़ा है कि इन्वर्जन होता है, तो वेज में लगा हुआ तो डैश में लग जाएगा। अगर ऐसे है, ये वेज में कोई कंपाउंड है वो वेज में लगा हुआ है, तो अगर आप इसका इन्वर्जन करेंगे तो वो डैश में लग जाएगा, तो इसका जो SN2 प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। अगर आप यहाँ पे कोई KOH, यहाँ पे आप OH माइनस कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कराते हैं, और SN1 में मैंने आपको बताया था कि रिटेंशन भी होता है, इन्वर्जन भी होता है, दोनों होता है, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा, रिटेंशन भी होगा प्लस तो प्रोडक्ट होगा वो इन्वर्जन भी होगा। ये रिटेंशन मतलब क्लोरीन वेज से ही निकला, OH वेज में ही जाके जुड़ गया, रिटेंशन, और क्लोरीन वेज से निकला, OH जाके डैश में जुड़ा, इन्वर्जन। और कॉम्पिटिटिव रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखते हैं कि जो CH2 जिसका बेंजीन अटैच है, इसके साथ क्लोरीन जो वेज में है, SN2 रिएक्शन क्या होगा, CH2, तो क्लोरीन वो डैश में अटैच हो जाएगा, मतलब इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा SN2 का, वेज में है तो डैश में हो जाएगा। SN1 में क्या होता है, वेज में भी जाता है और डैश में जाता है। तो यहाँ पे जो SN1 प्रोडक्ट जो होगा इसका वो CH2, क्लोरीन वेज में भी अटैच होगा और क्लोरीन डैश में भी अटैच होगा। ये SN1 प्रोडक्ट रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हुआ, रिटेंशन भी हुआ, इन्वर्जन हुआ, और SN2 में सिर्फ इन्वर्जन हुआ। ये क्वेश्चन सोल्व करिए, ये IIT 2018 के एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व करें इसको आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, IIT 2018 के एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व करें इसको आप, वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, जब हम इसको हम जब इसका SN2 प्रोडक्ट बताएंगे तो देखिए क्या वीडियो पॉज करें, खुद से सॉल्व करें। यहाँ पे आपको रिएजेंट ग्रुप में NaS फॉर्माइड किया हुआ है, आपको रिएजेंट में NaSPH डाइम तक आपको ये बता दूँ, यहाँ से जो निकलेगा वो SPH और Na+ SPH माइनस निकलेगा, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल SPH माइनस है, और जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट डाईमिथाइल फॉर्माइड। देखिए जनरली क्या होगा, SPH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक करेगा, SPH माइनस अटैक करेगा जाके ब्रोमीन पे, SPH माइनस डैश में लग जाएगा, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये अमाउंट, ये जो रिएजेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में रहता है, ये न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा अमाउंट में तो फ्लोरीन पे अटैक कर सकता था, लेकिन हमने इसीलिए NaSPH का सिंगल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व किया ताकि वो यहाँ पर अटैक नहीं कर सके। और जनरली आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि आपको एक ही मॉलिक्यूल दिया रहेगा ताकि आपको इस पर अटैक कराना, इस पर अटैक नहीं कराना, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर स्टेरिक इंडेक्स आपको ज़्यादा लगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, खुद में बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, और उसके साथ फ्लोरीन अटैच है, ये तो जनरली क्या होगा,
BSPH माइनस जो न्यूक्लियोफिलिक जनरली यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, तो यहाँ पर अटैक करता है। चलिए आपको दिखेगा, देखिए ब्रोमीन बाहर में, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है। अब मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ SO2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ कम है, तो यहाँ पे SO2 रिएक्शन ज़्यादा होने का संभावना है, इसलिए SPH माइनस यहाँ पर अटैक करेगा। और BR वेज में है, तो BR जो SPH अटैक करेगा वो डैश से अटैक करेगा, फाइनली ये प्रोडक्ट बनेगा। ये कुछ रहे क्वेश्चंस जो मेंस में एडवांस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। मैंने जो आपको DPP दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस DPP को सॉल्व करें। तो आज का क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आज मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर क्या होता है। अगले क्लास में बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर क्या होता है। तो होप आप आज का क्लास आपको अच्छा लगा, तो पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम द चेंज, बी द चेंज।